अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः। अश्विन शुद्ध सप्तमी अष्टमी च दिनांक 21 ऑक्टोबर 2023। चरक सूत्रस्थान अध्याय 9। शंखं चक्रं जलौकान् दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। यदृच्छया समापन्नम उत्तार्य नियतायुषम विषंगमानि निहंत्याशु शतानि अनियतायुषा। तो एक बड़ी चेतावनी है कि यदृच्छा से जिसका आयुष्य नियत है इस प्रकार के किसी आतुर को समा उत्तार्य और यदृच्छा से वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है तो ये अपने को वैद्य मानने लगता है और फिर अनियतायुषाम शतानि निहंति आशु निहंति। वो सैकड़ों लोगों को जिनका आयुष अनियत है उनको मार देता है। तो एक कहीं जगह इस प्रकार का सक्सेस मिल गया तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए या उसी का ही प्रचार प्रसार करते हुए वो सैकड़ों लोगों को जिनका आयुष नियत नहीं है उनको मार देता है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है क्योंकि अभी एलोपैथी में केमोथेरेपी का सक्सेस रेट अगर 2.1% इन यूएस एंड 2.3% इन ऑस्ट्रेलिया इतना ही है तो इतने बड़े पैमाने पर केमोथेरेपी क्यों चल रही है। तो जाहिर है कि अभी आज मैंने एक वीडियो शेयर किया है कि हॉस्पिटल कॉर्पोरेट बन गई है और टारगेट्स आ गए हैं डॉक्टर्स के लिए और फिर अननेसेसरी सर्जरीज इन्वेस्टिगेट हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह वगैरह ये सभी बातें हो रही है। ब्रेन डेड पेशेंट को भी अलाइव दिखा के ट्रीटमेंट चालू रहती है। सच ही में पेशेंट डेड हो गया है तो भी सर्जरी वगैरह भी करवाई जाती है उससे पैसे लिए जाते हैं और फिर ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट की डेथ हो गई इस प्रकार का बताया जाता है। तो ये गंभीर नैतिकता का गुनाह इस प्रकार का है लेकिन ये अभी चल रहा है इस प्रकार से।
मूल रूप से प्रामाणिक डॉक्टर होने जरूरी इस प्रकार के है, और कैपिटेशन फी देकर अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो ये जाहिर है कि वो कम पैसे कमाने के हेतु ही ये सब करेगा। और पैसा कमाना यही अगर एक मकसद हो जाता है, बाकी कुछ उद्दिष्ट नहीं है, रुग्णों का भला करना ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यही सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरा कहना है कि शिक्षा जो है वो गुरुकुल पद्धति से होनी चाहिए, और जो जितना दे सके उतना वो गुरु दक्षिणा के रूप में दे दे। अमीर है तो ज्यादा दे दे, गरीब है तो बिल्कुल कम इस प्रकार का दे दे। और ये शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन जो अभी हो गया है इस प्रकार से, और खास करके राजकारणी उसमें घुस गए हैं। और ये धंधा बन गया है। वैसे शिक्षा भी धंधा बन गया, हॉस्पिटल चलाना ये भी धंधा बन गया, फार्मास्यूटिकल चलाना ये भी धंधा बन गया। तो ये सभी चीजें जो है वो बिजनेस की तौर पर चल रही है, और एमबीए सभी जगह अपॉइंट किए जाते हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाले इस प्रकार से। तो ये सभी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं है, समाज के हित में नहीं है। और समाज में भी लोग ऐसे हैं कि जिनको ये सब चाहिए। हॉस्पिटल्स डिसेंट होनी चाहिए, उसमें संदेह की बात नहीं है, स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन लविश होना, 5 स्टार होना, ये कहाँ से आया ये सब? अस्पताल का मतलब होटल नहीं है, अस्पताल अस्पताल है, वहाँ ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और सभी के लिए ट्रीटमेंट होनी चाहिए इस प्रकार से। अभी ये बीच में धर्मादाय आयुक्त ने एक विज्ञापन जारी किया था। पुणे में जितनी भी बड़ी बड़ी अस्पताल है, रूबी हॉल से लेकर दीनानाथ मंगेशकर से सभी इस प्रकार से हैदरी वगैरह, वो सब धर्मादाय अस्पताल है। और उसमें पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग या जिनकी आमदनी कम है उनके लिए सस्ते में उपचार होने ही चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ये मैंडेटरी है उनके ऊपर। लेकिन ये दिखाते हैं कि हमारे पास कोई मरीज आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो करेंगे इस प्रकार से। वो सेटअप देखकर सामान्य आदमी घबरा जाता है और वहां जाने की चेष्टा ही नहीं करता, और फिर ये बड़ा झमेला है। मैंने दीनानाथ में सुना था कि 100% क्यूरेबल इस प्रकार की केस हो, और आर्थिक दृष्टया दुर्बल है, तो ही उसको मुफ्त इलाज किया जाएगा इस प्रकार से। अब 100% सक्सेस जिसमें मिलने वाला है, ऐसे तो किस प्रकार के कितने मरीज मिलेंगे हमें? और ये तो एलोपैथी की दृष्टि से सोचते इस प्रकार के है। तो लोग अपने आप को वैद्य समझ देते हैं, डॉक्टर समझ लेते हैं, और फिर सैकड़ों लोगों को मार देते हैं। ये वस्तुस्थिति इस प्रकार की है। तस्मात् शास्त्रे अर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने पिशक चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते। तो जो वैद्य शास्त्र, उसके अर्थ विज्ञान, उसकी प्रवृत्ति और उसका कर्मों को देखना, इन चारों में युक्त इस प्रकार का है, वो प्राणाभिसर कहलाया जाता है। तो शास्त्र अच्छा होना चाहिए कि यद मन्येत सुविहित योगक्षेम वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो विमान स्थान 8वें अध्याय में कौन से शास्त्र को पढ़ना है, बहुली शास्त्राणि प्रचलन्ति विषय विशेषम लोके इस प्रकार के चरकाचार्य बताते हैं। तो किस शास्त्र को चुनना है, ये एक मुद्दा। अर्थ विज्ञान की उसका अर्थ और ज्ञान इस प्रकार का होना, अर्थ का ज्ञान होना, नहीं तो अर्थ और ज्ञान होना इस प्रकार का, उसकी प्रवृत्ति कि किस प्रकार से निदान करना है, चिकित्सा करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और जो भी कर्म उसमें शामिल है वो सभी देखने वाला, आगे चलकर करने वाला इस प्रकार का वैद्य, वो प्राणाधिकर है। तो जो प्राण निकल जा रहे हैं वो उनको वापस लाने वाला, ये प्राणाभिसर इस प्रकार का। प्राणान गच्छतो व्यावर्तयते इति प्राणाभिसरः। जो प्राण
चले जा रहे हैं उनको वापस लग आने वाला जो है वो प्राणाभिसर इस प्रकार का कहा जाता है। हेतुलिंगे प्रशमने रोगाणाम पुनर्भवे ज्ञानम चतुरेध यस्य स राजा हो विषक्तम। अब राजा के लिए किस प्रकार का वैद्य चाहिए? तो हेतु लिंग और प्रशमन और रोगों का अपुनर्भव, इस प्रकार का चार प्रकार का ज्ञान जिसको है वो राजार्ह इस प्रकार का श्रेष्ठ वैद्य इस प्रकार का है। और उसके मन में संदेह नहीं होना है कि ये कारण है, लेकिन ये कैसे मैं बताऊं, राजा को पसंद नहीं आएगा इस प्रकार से। राजा मानेगा नहीं इस प्रकार से। तो ऐसी भी बात नहीं होनी चाहिए, ये कारण है, ये तुम्हें टालने ही है इस प्रकार का बताने वाला इस प्रकार का वैद्य होना चाहिए। लक्षणों के बारे में, प्रशमन के बारे में और अपुनर्भव के बारे में जिस व्यक्ति का, जिस वैद्य का चार प्रकार का ज्ञान है वो राजा रह है। अभी जब हमारे पास बड़े राजकारणी लोग आते हैं कि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या एमएलए वगैरह, खासदार बिस्दार वगैरह इस प्रकार से, तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। क्योंकि वो तो एलोपैथी में जाने वाले इस प्रकार के लोग होते हैं। और एलोपैथी भी उनको छोड़ना नहीं चाहती है। तो ये सब इसके लिए सजग होते हैं कि कहीं हमसे कुछ भूल हो जाए और वो फिर हमारे ऊपर या हमारे शास्त्र के ऊपर हमला करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ेंगे इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। फिर भी इस प्रकार के राजा वैद्य आज भी है कि जो बड़े बड़े लोगों के वैद्य इस प्रकार के हैं। लेकिन इन चार प्रकारों का ज्ञान उन्हें होना जरूरी इस प्रकार का होता है। शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुणदोष प्रवृत्ते पात्रापेक्षीण्यत प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधे। शस्त्र, शास्त्र और जल, ये गुण उनके गुण और दोष के प्रवृत्ति के लिए पात्र पर निर्भर होता है। वो पात्रापेक्षिणी ये सभी जिसके हाथ में शस्त्र है, जिसके हाथ में शास्त्र है, जिसके हाथ में और जिसमें सलील है, पानी है, उसके अनुसार उसके गुणकर्म बदलने वाले इस प्रकार के होते हैं। अगर हम कोई व्यक्ति भीरू है और उसको हाथ, उसके हाथ में शस्त्र दे देते हैं, तो वो अगर कायर है तो शस्त्र भी ठीक तरीके से नहीं चला पाएगा। और फिर अगर उसका शत्रु बलवान है, उसके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो उसी के हाथ से छत्र छीन लेके उसको मार देगा। तो ये सब शस्त्र जो है वो जिसके हाथ में है उसके ऊपर उसके गुण कर्म, गुण दोष प्रवृत्ति उस प्रकार की होती रहेगी। ये विराट के गाय जब कौरवों ने चुरा ली थी और फिर उत्तर जो युवराज था उसको युद्ध के लिए भेजा गया था, और वो तो कायर था, उसको तो युद्ध का कुछ अनुभव नहीं था। तो ये बृहन्नड़ा को, अर्जुन को साथ में लेके चला गया और अर्जुन ने पहले जाकर वो जो शस्त्र उनके जो रखे थे उसको पहले हासिल किया, और फिर ये तो भागने लगा तो उसको पकड़ के बांध के रखा रथ में इस प्रकार से। और जब अर्जुन ने पहला टणत्कार किया तो भीष्म ने कहा कि ये अर्जुन है। केवल उस टणत्कार से ही मालूम हो गया कि अर्जुन है, ये उत्तर नहीं आ रहा इस प्रकार से। फिर दुर्योधन ने कहा कि ये 1 बरस का जो विजनवास है वो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर वहीं पे गणती हुई और फिर भीष्मा ने कहा कि नहीं, इनका विजनवास पूरा हो चुका है, तो अभी ये मुक्त है इस प्रकार से वगैरह वगैरह, ये काफी बातें वहां पे है। तो वही शस्त्र उत्तर के हाथ में होता तो कुछ नहीं होता। उसको मार देते ये। लेकिन जब अर्जुन सामने खड़ा हुआ
तो फिर कौरवों के लिए वो बड़ी चुनौती इस प्रकार की थी। उसी प्रकार शास्त्र भी जिन व्यक्तियों के हाथ में जाता है उनके ऊपर उसका क्या होना है ये निर्भर रहता है। एलोपैथी में शुरू में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मेहनत की है, बड़े बड़े खोज निकाले हैं इस प्रकार से, और तन मन धन से काम किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कुछ करते रहे इस प्रकार से। तो शायद माइक्रोस्कोप की खोज हो और उसके जरिए सूक्ष्म जंतुओं की खोज हो, फिर पेनिसिलिन की खोज हो, या फिर आगे जाकर ये वेदना शमन औषध या स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स वगैरह वगैरह। तो शुरू में उन्होंने काफी मेहनत उसमें की है, अपने अपने जीवन पूरे उसमें व्यतीत किए हैं। लेकिन अब जब उसके फल चखने को मिल रहे हैं, वो आगे वाली पीढ़ी को मिल रहे हैं इस प्रकार से। और जैसे ये शास्त्र अच्छे लोगों से हाथ से निकलकर नीचे वाले लोगों में पहुंच रहा है इस प्रकार से, वैसे उसकी उपयुक्तता कम होती गई और दुरुपयोग बढ़ता गया। तो ये क्यों हुआ? जिन लोगों के हाथ में ये शास्त्र चला गया वो अगर अच्छे नहीं है, ये विद्या का कमर्शियलाइजेशन होगा, ये भी इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और फिर जिस तरीके से उसको चलाना है, ये बातें प्रामाणिकता से नहीं रही, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी एलोपैथी का जो ह्रास खास करके भारत में हुआ है, उसमें बीएमएस लोग भी काफी कारण इस प्रकार के हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ के तंत्र को एलोपैथी ने लाया, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के तंत्र को पूरे समाज तक पहुंचाने वाले लोग कौन थे? हमारे ही लोग थे, क्योंकि एमबीबीएस उतने ज्यादा हाई थे ही नहीं इस प्रकार से। खास करके महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग एलोपैथिक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, बरसों से करते आ रहे हैं इस प्रकार से। ना उन्होंने कभी आयुर्वेद के बारे में सोचा, ना कभी एलोपैथी में किस प्रकार का प्रचार प्रसार होना चाहिए ये इसके बारे में सोचा। और एमबीबीएस लोगों की अपेक्षा से उन्होंने बड़ी मात्रा में स्टेरॉइड्स वगैरह का प्रयोग किया, या हायर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया इस प्रकार से। वो घबराते थे, हमारे लोग घबराते नहीं थे इस प्रकार से। और फिर नतीजा ये हुआ कि एंटीबायोटिक्स को ये रेजिस्टेंस प्राप्त होने लगा बड़े पैमाने पर। जब जरूरत नहीं है तो ऊंचे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना। तो रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ गई इस प्रकार से। अच्छी तरीके से केवल विशिष्ट रोगों में ही या रोगियों में ही उसका प्रयोग करना है, इस प्रकार के संभल के अगर चलते एंटीबायोटिक्स के बारे में, स्टेरॉइड्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, तो बात अलग होती। लेकिन दूसरा क्या दे सकते थे? उनके पास तो कुछ दूसरा चारा है ही नहीं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। दिनचर्या वगैरह लाइफस्टाइल के बारे में मालूम नहीं है, खाने पीने के बारे में मालूम नहीं है, वनस्पतियों के बारे में मालूम नहीं है। और समाज भी ऐसा हो गया कि बस मुझे तुरंत आराम चाहिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए, कुछ भी दवा दे दो इस प्रकार से। तो इसके जरिए ये सब बढ़ता गया, और एक ऐसी अभी खतरनाक स्थिति आ गई है कि एलोपैथी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन दूसरी कोई सिस्टम है ही नहीं उसको उसकी जगह लेने वाली। आयुर्वेद में क्षमता है, लेकिन हम इतने पिछड़े हुए हैं कि उस स्थान को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सामाजिक मानसिकता बदलनी पड़ेगी। केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं करना है, मूल रूप से योग्य उपचार करना है, और वही सभी के लिए अच्छा है। ये बात जब तक समाज के मन में प्रस्थापित नहीं होती, तो तब तक ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। कुछ वैद्य ज्ञान बांटने के लिए भी अर्थ ले देते हैं, जबकि स्वयं बिना अर्थ दिए अपने गुरु से आयुर्वेद सीखे हैं।
फेसबुक पर सेल्समैन की तरह अपने ज्ञान की बिक्री शुरू कर दी है, क्या यह उचित है? नहीं है उचित, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और ऋषि मुनियों ने इतना सारा ज्ञान खोल के हमारे सामने रखा है। जो भी किताबें है अभी हमारी, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके आगे और कुछ ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस किताबों के बारे में या टेक्स्ट बुक के बारे में अर्थ निश्चित करना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस वगैरह वगैरह, ये वैद्यों का कर्तव्य है। वैसे तो हमारे क्या सामने ग्रंथ है ही, हम पढ़ रहे हैं अभी हर रोज। लेकिन यही सूत्र कोई एक अच्छा वैद्य पढ़ाए, अच्छा गुरु पढ़ाए, और यही सूत्र कोई एक मामूली वैद्य पढ़ाए, तो इसमें बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए आगे गुरु का महत्व भी आया है। सिद्धिराश्रया, ये जो बात बताई, तो अच्छे गुरु से शिक्षा पाना ये एक सौभाग्य का लक्षण है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु इस प्रकार से मिले, जिनसे मैंने इस प्रकार के कुछ गुप्त रखने वाले कोई गुरु नहीं थे। जो भी मिले उन्होंने अच्छी तरीके से ज्ञान दिया इस प्रकार से। और वही सिलसिला मैं चला रहा हूँ कि मैं भी इसी प्रकार से पूरे खुलकर मेरी बातें कह रहा हूँ। तो यही वास्तव में होना है इस प्रकार से, वही श्रेष्ठ तरीका है। तो पानी भी जिसमें रहेगा, किसी गंदे पात्र में रखेंगे रखेंगे तो गंदा हो जाएगा, किसी स्वर्ण पात्र में रखेंगे, मिट्टी के पात्र में रखेंगे, उसके अनुसार उसके गुणधर्म प्रवृत्त होंगे। तो शास्त्र जो है वो जिसके हाथ में शास्त्र है, उसके ऊपर उसका प्रयोग कैसे होने वाला है, उसको किस लोगों का, कैसे लोगों को फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है, वगैरह वगैरह, ये बातें निर्भर होती है। और इसलिए ये पात्रापेक्षी है हमारे लिए। यहाँ जो है अभी शास्त्र के बारे में ही बात करनी है। तो अगर अच्छे पात्र के हाथ में शास्त्र सौंप दिया जाए, तो वो उस व्यक्ति के लिए और समाज के लिए भी अच्छा इस प्रकार का होगा। और इसलिए अशिष्याय न देयम, ये बात बार बार कही जाती है कि जो अच्छा शिष्य नहीं है, जो शिष्य ही नहीं है, उसको नहीं देना है। और अध्ययनार्थी होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए, विद्या का याचक होना चाहिए कि मुझे विद्या सीखनी है। ऐसी अगर स्थिति है तो उसको विद्या देनी है, ये गुरु का कर्तव्य है। अभी अच्छा छात्र कौन सा है ये पता नहीं चलता शुरू में, इस प्रकार की बात। तो हम 10 छात्रों को ज्ञान देते हैं, तो उसमें से एक दो छात्र अच्छे निकलते हैं, इस प्रकार की स्थिति रहती है। और वो इसको आगे लेकर चलेंगे इस प्रकार से। लेकिन बाकी सभी छात्र जो है वो कुछ हद तक ग्रहण करेंगे, अपनी अपनी तरीके से उसको बढ़ाते रहेंगे। लेकिन एक अच्छे वैद्य की हैसियत से जो उसको आगे बढ़ा सकेगा, वही सच शिष्य कहलाएगा। कोलटकर सर के पास बहुत सारे गुण थे। जब ये प्रतिष्ठान की बात चली, तो लोगों ने ऐसा कहा कि इतनी सारी बातें एक वैद्य नहीं कर पाएगा। उनका त्रिस्कंद कोश का कार्य हो, उनका पढ़ाने का टेक्निक इस प्रकार का हो, ग्रंथों को समझने का टेक्निक इस प्रकार का हो, उनकी प्रैक्टिस हो, उनका औषधिकरण हो। तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि जो कोलटकर सर अकेले करते थे इस प्रकार से। तो हर एक ने कोई, मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में सोचा। और मैंने समझ लिया कि ठीक है, मेरे लिए त्रिस्कंद कोश का कार्य है वो सबसे अहम है, वो कोई दूसरा करने वाला नहीं है, और मुझ पर ये जवाबदारी सौंपी गई है, तो मुझे उसमें ही दखल अंदाजी देनी है इस प्रकार से। विवेक साने ने औषधिकरण में लिया, पुनर्वसु ग्रुप ने अस्पताल चलाने के बारे में सोचा, वगैरह वगैरह। लेकिन कोल्हटकर सर की एक काबिलियत थी कि सभी क्षेत्र में इस प्रकार से वो अच्छा काम कर रहे थे।
तो उसी में से जो मूल ग्रंथों का अध्ययन, टीकाओं का अध्ययन, ये भी मैंने कोश के बाद में उठा लिया और फिर गुरुकुल शुरू शुरू कर दिया, ये ऑनलाइन वाचन शुरू कर दिया इस प्रकार से। तो जिसमें जिस जिस प्रकार की क्षमता है, रुचि है, उसके अनुसार वो उसको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो बात अच्छी इस प्रकार की रहेगी। और पात्रापेक्षेण अतः प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधयेत्, ये बात बताई गई है कि प्रज्ञा का विशोधन करना है चिकित्सा के लिए इस प्रकार। केवल जो लगा पुरानी, रे बाढ़। हेलो, हमें सजग होते रहना चाहिए और जो भी बातें हम सीख सकते हैं, उसका उपयोग कर ले सकते हैं, वो लोगों के सामने लाते रहे, हम कुछ उसके बारे में सोचते रहे। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कैसे बढ़ेंगे इसके बारे में कोल्हटकर सर ने उस समय में जो विचार किए थे कि वैद्य निर्माण करना जरूरी है। अच्छा ग्रंथों का अध्ययन और अच्छा टीका वाचन और प्रैक्टिस, ये नहीं होंगे तो वैद्य नहीं बनेंगे। तो उन्होंने खुद उसकी शुरुआत कर दी। अब उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये मूल ग्रंथों का वाचन हो, टीका का संबंध हो इस प्रकार का, या गुरुकुल जैसे सिस्टम हो। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ाते रहेंगे और प्रज्ञा का विशोधन होना है, ये और कई जगह इसके बारे में कई रेफरेंसेस मिलते हैं तो देखेंगे। ये तो अभी मेरे मन में अलगता से ध्यान में आया कि प्रज्ञा विशोध है, प्रज्ञा की शुद्धि करे इस प्रकार से, जो भी गलत सहमियां है उसमें उसको दूर करे इस प्रकार से। तो ये काम करते रहना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृतिस्तत्परता क्रिया यस्येते षड्गुणास्तस्य न साध्यम अतिवाद। तो षड्गुण के बारे में बताते हैं, जिस वैद्य के पास ये 6 गुण है, उसके लिए जो साध्य है वो कभी भी असाध्य इस प्रकार का हो गया। उसको साध्य करके बिना वो रहेगा नहीं, उसको उसको सिद्धि प्राप्त तो होगी ही इस प्रकार से। कौन से है विद्या? तो विद्या गुरु से आती है, अच्छे गुरु से विद्या पाना, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि जो भी बातें समझनी है वो गुरु से हमें ज्ञात हो। विश्व शास्त्र तो सामने पड़ा है, हमारे सामने किताब है, टेक्स्ट है, लेकिन गुरु के बिना उसका अर्थ समझना, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना ये पॉसिबल नहीं है। और ये विद्या है जो गुरु से आती है, और इसलिए गुरु के पास रहना और पूरा समर्पित होकर गुरु से सीखने की कोशिश करना, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और इस प्रकार से अगर हम विद्या ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए जो साध्य है वो निश्चित रूप से साध्य होगा ही, सिद्धि होगी ही हमारी इस प्रकार की। तो गुरु का महत्व विद्या में बहुत ज्यादा इस प्रकार का है। ये शास्त्र, विद्या और कला, ये 3 बातें कही जाती है। शास्त्र जो है वो टेक्स्ट है, विद्या गुरु से आती है, और कला भी हमारी खुद की होती है या गुरु से भी आती है इस प्रकार से। व्यवहार जो है वो किस प्रकार से करने का, ये हम अपने अपने तरीके से भी सीख लेते हैं, गुरु से भी सीख लेते हैं, इस प्रकार की बात होती है। ये तीनों अगर साथ में चलती है, शास्त्र, विद्या और कला, तो सिद्धि निस्संशय इस प्रकार की रहेगी। भीतर कहा, पुराने जमाने में 3 विषय सिखाए जाते थे। एक भाषा, भाषा माध्यम है, और इसलिए जिस माध्यम में जो शास्त्र है उस माध्यम को ही पहले अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आयुर्वेद के सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में है
तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होना जरूरी है इस प्रकार से। तभी हम मूल ग्रंथों को पढ़ पाएंगे, तभी उससे अर्थ प्राप्त करेंगे। दूसरा जो है वो गणित है कि गणित की आवश्यकता सभी जगह होती ही है, चाहे वो मामूली स्तर पर हो, बहुत ज्यादा उसमें जिक्र करना है इस प्रकार की नहीं है। हमने इंटर साइंस तक जो गणित सीखा, या अभी 12वीं तक कक्षा तक जो गणित सीखते हैं, उसका व्यवहार में कितना क्या उपयोग होता है ये बड़ी समस्या है क्योंकि व्यवहार में बेरीज बदाबाकी गुणाकार भागाकार ये जो बातें कहती है, उससे ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज निकालना वगैरह वगैरह, या फिर उसकी जो मान परिभाषा है उसको समझना, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं लगता है इस प्रकार से। लेकिन हम गणित इसके लिए ही सही, जो आवश्यक है उतना तो गणित सीखे इस पर। जयंत देव पुजारी सर की किताब है इसके बारे में, आयुर्वेद एंड मैथमेटिक्स इस प्रकार की मैंने सिर्फ देखी है, पढ़ी नहीं है। लेकिन गणित हर शास्त्र में होता है। और तीसरा जो मुद्दा है वो तर्कशास्त्र है, कि जो भी हम सीखे वो लॉजिकल सीखे इस प्रकार से, कि कहीं गलती से किसी और जगह बह नहीं जाए, गलत ढंग से सोचना आरंभ कर दे, ये बात नहीं होनी है। और इसलिए हमें चाहिए कि तर्कशास्त्र जो है वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखे। ऐसा क्यों, ये नहीं हो सकता क्या, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें हमारे मन में आनी चाहिए। और वैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की, न्याय, ये राजनीति सिखाने के लिए, और कथाओं के द्वारा जो उसका तत्व है वो समझाने की कोशिश की। उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि 2-3 बरसों के बच्चों से लेकर विभिन्न प्रकार के पजल्स होने चाहिए, कोड जिसको कहते हैं इस प्रकार से। और उसके बुद्धि को चालना मिलनी चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति है तो तुम क्या करोगे, कैसे सोचोगे, किस प्रकार से मार्ग निकालोगे, इस प्रकार से जो राइडर की स्थिति रहती थी प्रमेय इसमें गणित में। कुछ वैद्य जो निदान से एलोपैथिक का सहारा लेते हैं, उदित जटिल रोगों की साथ असाध्यता में भी एलोपैथी में जो असाध्य होता है उसे असाध्य मानकर चलते हैं, जबकि ट्रीटमेंट पैथी बदलने से साध्य असाध्यता में बदल देती है। लेकिन बाबा वाक्यम प्रमाण इस प्रकार की स्थिति रहती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि उनका जो कहना है, एलोपैथी का जो कहना है, वो बिल्कुल सही है, इस प्रकार से मानकर नहीं चलना है। अगर मेरे पास पहली केस जब आई थी, 15 दिन का आयु बताया गया था, और वो 33 बरस जिंदा रहे आगे, तो मैं अगर ये मानकर चलता कि अरे 15 दिन का आयु आयु है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वगैरह, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो गया उसकी भली भांति अच्छी चिकित्सा हुई, और वो सुधर गए उस कैंसर से इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वितर्क जो है, तर्कशास्त्र जो है और खास करके हेत्वाभास से सजग होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। अभी एलोपैथी में इस प्रकार की जो फैलेसीज निकल आ रही है, उनको उसी प्रकार से प्रतिवाद करना जरूरी है कि ये कैसा गलत है, ये उनको उनकी भाषा में समझाना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और हमारे शास्त्र में भी ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे में तर्क लड़ाना ये बहुत आवश्यक है। वैसे फोरेंसिक मेडिसिन जो है अगध तंत्र में इस प्रकार से, उसमें भी बुद्धि को काफी चालना होती है उस परिस्थिति में इस प्रकार का हुआ होगा या कुछ अन्य तरीका हुआ होगा, ये तर्क के आधार पर जाना जाता है। यह शेरलॉक होम्स की जो कथा ये है,
वो इस दृष्टि से तर्कशास्त्र को वृद्धिंगत करने के लिए अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की अगर हम आदत बचपन से डालते हैं, मैं तो समझता हूँ कि जो ज्ञान देना है वो एक अलग बात है। ग्रंथों में जो ज्ञान है वो देना है इस प्रकार से, या क्रमिक पुस्तकों में शाला से लेकर इस प्रकार से, लेकिन उसके बारे में सोचने के लिए प्रवृत्त करना, हाँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा एजुकेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। हाँ, अभी इंटरैक्टिव नहीं है कि हम एक तरीके से बोलते रहते हैं, छात्र सुनते रहते हैं और फिर उनको समझ में जो आया मालूम नहीं हमें कितना समझ में आया नहीं आया वगैरह इस प्रकार से, कुछ गलत सहमियां इसमें निर्माण हो गई क्या वगैरह, ये भी मालूम नहीं है इस प्रकार से। तो सीखना कैसे ये बताने की आवश्यकता ज्यादा है सिखाने के बजाय। तो अगर हमें मूल ग्रंथों को सीखना है तो कोश की सहायता लेनी है, शब्द ढूंढने हैं गिरवाण लघु कोश में, आयुर्वेदिक शब्द कोश में वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी कहेंगे तो उसको मानते हैं, हाँ ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है इस प्रकार से, लेकिन ये कैसी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो आम बात है। जब मुझे सीखना होता है तो मैं जरूर कोशिश करता रहता हूँ कि कहाँ से मुझे ज्ञान मिलेगा, कैसे इसका स्पष्टीकरण होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मुझे अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है तो कितना भी अच्छा गुरु हो मैं सीख नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वितर्क एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है, और मैं मानता हूं कि पूरा शिक्षा का पैटर्न बदल दिया जाए, पजल्स के आधारे शिक्षा दी जाए। जो भी बातें बतानी है वो तो बतानी है, लेकिन उसके बारे में विचार करने के लिए प्रवृत्त करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वैसा करते हैं तो क्या होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उससे जो शिक्षा मिलेगी वो काफी महत्वपूर्ण और बड़ी शिक्षा इस प्रकार की होगी। तो हमें उसके लिए प्रवृत्त करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से तर्कशास्त्र काफी अहम इस प्रकार का है। विज्ञानम, विज्ञान का विज्ञान साइंस इस प्रकार का भी अर्थ किया जाता है, विशेष ज्ञान ये भी किया जाता है, अध्यात्म ज्ञान को भी बताया जाता है इस प्रकार से। तो विशेष ज्ञान, ये सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, इसमें अंतर इस प्रकार का होता है। जैसे कोल्हटकर सर का मैंने उदाहरण बताया था कि एतानि खलु दोष स्थानानि येषु संचयन्ते दोषाः, इस प्रकार की पंक्ति सुश्रुत षट्क्रिया काल में। तो सर ने, एग्जामिनर ने अर्थ पूछा, सर ने अर्थ बताया कि ये दोष स्थान है और इनमें दोषों का संचय होता है, वो संतुष्ट रहे। फिर बाद में सर के मन में ऐसा आया कि उनके मन में कुछ अलग अर्थाभिप्रेत था क्या, क्योंकि सर का मन एतान के लिए दोष स्थान है ये बहुवचन पे गया। हम जनरली आमाशय पश्चिमानाशय पक्वाशय इस कोष्ठ को लेकर आगे सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां खाने से ही होती है इस प्रकार से। शरीर भी खाने से बनता है, आहार संभव वस्तु और रोग दोष ये भी खाने से बनते हैं इस प्रकार से। लेकिन पक्वाशय घटित श्रोत्रास्य स्पर्शनेन्द्रियम, ये अगर वात के स्थान है तो केवल पक्वाशय ही नहीं है, कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि वगैरह ये भी सभी काम उनके स्थान है। तो इन स्थानों में भी दोष संचय हो सकता है, ये उन्होंने पहली बार उनको मालूम हुआ, ये विशेष ज्ञान इस प्रकार का है। और फिर जहाँ विहारात्मक हेतु है, जैसे हम सफर कर रहे हैं और कान में ठंडी हवा लग गई और फिर कर्णशूल उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पक्वाशय का कोई संबंध नहीं है। तो विहारात्मक हेतुओं से भी संप्राप्ति होती है, और उसके लिए विहार की चिकित्सा है वास्तव में। तो फिर उसके बारे में कोलटकर सर ने एक
लेख लिखा इस प्रकार से। और उसका कारण था ये सूत्र। जैसे वे उस सूत्र में तो मामूली सूत्र लगता है, कुछ ज्यादा असर इसमें होगा ये बात नहीं सामने आती। वैसे ही चक्रपाणि दत्त की एक जो टीका है कि शरीर निरे तत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, नहीं नहीं, ये आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वेया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, चरक सूत्रस्थान 11वें अध्याय में। यह प्रत्यक्ष फल रूपा बुद्धि प्रत्यक्ष शब्देन अभिधीयते तथैव लोक व्यवहारात् परमार्थतस्तु यतो भवति इंद्रियादेह ईदृशी बुद्धि तत्प्रत्यक्ष। इस एक वाक्य के लिए चक्रपाणि दत्त को बहुत सारे धन्यवाद देने चाहिए। मेरा काफी जगह चक्रपाणि दत्त से झगड़ा है, खास करके सामान्य विशेष सिद्धांत की टीका जो है उसकी, वो गुमराह करने वाली इस प्रकार की है। फिर भी वही चक्रपाणि दत्त ये 11वें अध्याय में इस सूत्र पर जो टीका लिखते हैं और ये जो वाक्य उन्होंने लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रत्यक्ष बुद्धि और प्रत्यक्ष ज्ञान में अंतर है। प्रत्यक्ष ज्ञान कॉमन हो सकता है, प्रत्यक्ष बुद्धि अलग अलग होती है। और इसलिए ये सभी बातें महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। शक्ति उरु जंगल पाठ में क्या क्या तर्क है? अभी ऐसा है कि विहारात्मक संप्राप्ति में अगर वहां पे ज्यादा कुछ श्रम हो गए, इस प्रकार से एक आघात वगैरह ऐसा कुछ हुआ, तो उसके जरिए सीधा वहां पे रोग की शुरुआत हो सकती है। मैंने एक केस के बारे में बताया था, कोल्हापुर से फोन आया था और एक 25 बरस की युवा लड़की थी। उसको कैंसर डायग्नोसिस, ऑस्टियोसार्कोमा डायग्नोसिस हुआ था। और उस डॉक्टर का कहना था कि अभी तुरंत कल ही वो सर्जरी करवा देंगे, जो कैंसर का पार्ट है वहां का वो निकाल देंगे और फिर ग्राफ्ट करेंगे बोन का इस प्रकार से। तो मैंने सुझाव दिया कि पहले एक बार पेट स्कैन करवाओ या बोन स्कैन करवाओ, और कहीं दूसरी जगह कैंसर का प्रसार हुआ है नहीं हुआ ये देखो। अगर दूसरी जगह पहले ही प्रसार हुआ है तो ये करने से क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है उसका इस प्रकार से। तो मान नहीं रहा था डॉक्टर। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगेंस्ट में मेडिकल डिस्चार्ज ले लो। फिर पुणे में आए, पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन में कहीं दूसरी जगह इस प्रकार का स्प्रेड नहीं था, टीबिया का कैंसर था और वो बिल्कुल जानुसंधि के नजदीक था। तो फिर मैंने सुझाव दिया कि बेटर ऑप्शन है आप नी रिप्लेसमेंट करवा लो। तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन मान नहीं रहा था। वो कह रहा था इसमें तो करते नहीं है, इस प्रकार की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते नहीं है, यहाँ तो ग्राफ्टिंग ही करते हैं इस प्रकार से। जबकि मैंने देखा था कि इस प्रकार से ग्राफ्ट करने के बाद डिसीज फिर से दोहराता रहा इस प्रकार से, और फिर दुखदायक मौत इस प्रकार की हो गई। तो अगर इस प्रकार के ये तो कवच है राम रक्षा में आया हुआ इस प्रकार के, तो ये इनका प्रयोग कर सकते हैं। जानूनी सेतुकृत पातु, ये जो जानू संधि में शूल जाता है तो ये मंत्र के रूप में उसको बता सकते हैं। कुछ लोग करने वाले होंगे, सभी करेंगे ऐसा नहीं कहीं। 14 वर्षीय बरच को किसको कैंसर हुआ है, आपके विचार आपके लिए रेफर किया है। पेट में सूजन थे, बायोप्सी के बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ है। विहार पे विहार चिकित्सा नहीं, कहीं पे छपा क्या?
पता है क्या, ऐसा तो नहीं कहा है। हमें ढूंढना पड़ेगा। विहारात्मक चिकित्सा तो आई है, लेकिन किस प्रकार के विहार के लिए किस प्रकार की चिकित्सा करनी है। अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, सोने की, दिन में सोने की आदत है, तो रात्रि जागरण उसके लिए चिकित्सा है। दिन में सोना बंद कर देना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर व्यायाम कुछ नहीं करा है, व्यायाम है तो व्यायाम करना, ये विहार है इस प्रकार से। तो ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विहार चिकित्सा है ही नहीं इस प्रकार से। तो उस डॉक्टर ने माना नहीं, उसने स्क्रीन ग्राफ, ये बोन ग्राफ्टिंग ही किया। और वो मेरे पास चिकित्सा के लिए भी नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये गुमराह कर रहे हैं इस प्रकार के मरीजों को। और ऑस्टियोसार्कोमा के केसेस बहुत खतरनाक होते हैं, जो भी मैंने केसेस देखे हैं। वो एक तो बच्चों में ही होते हैं, 13-14 बरस की उम्र में होते हैं। और काफी गंभीर मामला इस प्रकार का होता है। इस लड़की में वो कबड्डी खेलती थी जब 13-14 बरस की इस प्रकार की थी, और फिर वहां पे आघात हुआ था। फिर भी ये डॉर्मेंट रहा 12 बरस करीबन, और 26वें बरस में कैंसर हो गया इस प्रकार से। तो खवैगुण्य की बात ये आवश्यक है। उनका तो लेख है कोलट कर का, आयुर्वेद आयुर्वेद पत्रिका में छपा है। अभी आयुर्वेद पत्रिका पूरी डिजिटलाइज हो गई है, तो कोई भी पुराना लेख वहां से मिल सकता है। तो विज्ञान जो है वो होना जरूरी इस प्रकार का है। और कब हमारे समझ में क्या आएगा, ये नहीं बता सकते। ये बड़ी अजीब चीज है। लेकिन निरंतर मन में विचार अगर चालू रहते हैं, तो ये बात होती है कि सामान्य सूत्र से भी हमें विशेष अर्थ ज्ञान में आ जाता है, ध्यान में आ जाता है। और फिर उसके मुताबिक सभी बातें बदल जाती है। स्मृति ही। तो स्मरण होना ये एक महत्वपूर्ण चीज है, कि अगर हमारा कंठस्थीकरण अच्छा है, लेकिन समय पे वो ध्यान में नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो फिर व्यर्थ है। अभी तो डिजिटल जमाना है। सभी बातें हम इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं, और फिर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये टेबल्स भी अभी कंठस्थीकरण करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं। कैलकुलेटर्स वगैरह सब मोबाइल में भी कैलकुलेटर्स है, सभी चीजें आसान इस प्रकार की हो गई है। फिर भी इसका एक अलग महत्व रहेगा। और हम याद करने की कोशिश करेंगे तो याद कर पाएंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद करते रहना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर उस दृष्टि से पहेलियां हो या अन्य इस प्रकार के खेल हो, वो खेलते रहेंगे। कि याद करने की कोशिश करिए। मेज पर, टेबल पर 10-12 चीजें रखी जाती है, 2 मिनट समय दिया जाता है देखने के लिए और ध्यान में रखने के लिए। फिर वहां से बाहर जाकर जितनी चीजें देखी उन सभी को लिखना है। तो बहुत सारे लोग केवल 7-8 ही लिख पाते हैं। पूरे 12 लिख नहीं पाते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये प्रयोग बार बार करेंगे तो सिद्धि होती है, और स्मरण सुधर जाता है, स्मृति सुधर जाती है। अभी निसार शेख का कहना है कि डिमेंशिया ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आगे होने वाली है, और स्मरण का इस प्रकार का नाश, स्मृति का नाश, ये बड़ी समस्या होने वाली है। तो उसके हिसाब से अगर हम कुछ करना आरंभ करते हैं,
तो वो वैद्य बड़ा सफल इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये सही बात है। और खास करके एल्यूमिनियम का प्रयोग जब से शुरू हो गया, उससे ये डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये सब डिसीजेस बढ़ने लगे। और अगर हम स्मृति का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, स्मरण करने की, याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो स्मरण में आएगा ही नहीं इस प्रकार से। तो इसलिए स्मरण आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तत्परता, कि उसमें निमग्न हो जाना, उसके बगैर कुछ और सोचना ही नहीं इस प्रकार से। एक नाम, ये लाड सर हमारे साथ में थे, वो मतलब हमें सिखाते थे। तो कौन सा के मूवी आया था, स्मिता पाटिल का। तो उन्होंने वहां पे देखा और फिर कहा इसको टीबी है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बाद में वो सही निकला और उसकी उसी के जरिए डेथ हो गई। तो सभी जगह हमें हमारे जो शास्त्र है वो दिखने चाहिए, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे और कोई हो, इस प्रकार से। तो ये कब होगा? हमारा स्मरण उस समय होगा कि अगर वो हम उसी में तत्पर इस प्रकार के हैं, वही काम कर रहे हैं बार 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 इस प्रकार। तो झोंक कर काम करना चाहिए। ऊपर ऊपर इस प्रकार से हाँ करते रहेंगे, डिग्री हासिल हो गई, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं इस प्रकार से। जब तक डेडिकेशन नहीं आएगा, तब तक अच्छे कार्य नहीं निर्माण होते हैं। अच्छे कार्य डेडिकेशन से ही निर्माण होते हैं। और इसलिए चाहिए कि हमें पूरा डेडिकेशन उसमें होना चाहिए। कोलटकर सर ने तन मन धन से आयुर्वेद की सेवा की है। तो उनके दिमाग में और कुछ आता ही नहीं था। मैंने एक अजीब सवाल उनसे पूछा था, मानसिक या इंटेलेक्चुअल मनुष्यों से वृद्धावस्था में डिमेंशिया जरूर मिलता होती है, लेकिन अगर हम घी वगैरह का प्रयोग करते रहते हैं, स्मृति को जागरूक रखने का प्रयास करते हैं, तो देरी से आएगी इस प्रकार से। मैं कुलटकर सर के बारे में कुछ बता रहा था, भूल गया। हाँ। सगळ्यात नायरच शोधायचा हम्म। तेव्हापासून त्यांचे विचार खूप वेगळे होते, पण हाँ। काही घटना नाही झाली त्याची. तो सभी जगह हमें आयुर्वेद ही दिखेगा, योग ही दिखेगा इस प्रकार से। तो फिर ये बात सही होगी कि हम अच्छी तरीके से स्मृति में उसको रखेंगे और फिर हमारी तरक्की बहुत अच्छी इस प्रकार की होगी। तो तत्पर होना जरूरी इस प्रकार का है। हाँ, डेडिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, टाइमली एक्शन। समयोजित करें असा अर्थ असावा का। ये तो उसका फल है। मूल रूप में उसी में तत्पर अगर रहेंगे तो हाँ, बाकी विचार ध्यान में आएंगे ही नहीं इस प्रकार के। हाँ, मैं वो बता कोलटकर सर का उदाहरण बता रहा था कि मेरे गोद में एक छोटा बच्चा था, 1 बरस 1.5 बरस का इस प्रकार का, और वो सो गया। तो सो जाने के बाद उसका वजन मुझे महसूस होने लगा कि ये बहुत भारी है इस प्रकार से। कोलटकर सर सार में थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों होता है? बच्चे का वजन तो वही है, पहले जब जग रहा था तो महसूस नहीं हो रहा था, सो गया तो ये महसूस होने लगा। और ये एक आम बात है, बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है इस प्रकार से। मैं सोच रहा था कि उसका गुरुत्व मध्य जो है,
वो जब जागृत अवस्था में है तो वो हिलता डुलता इस प्रकार का रहेगा, एक जगह पे नहीं रहेगा। और जब निद्रिस्त हो जाता है तो एक जगह पे एक गुरुत्व मध्य स्थित हो जाता है, तो वहां पे भारीपन लगने लगता है। ये मेरे ख्याल में उसका जवाब था। कोलटकर सर ने अजीब जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जब जागृत अवस्था है तो उदान काम करता रहता है, और ऊर्ध्व खींचना इस प्रकार से, या शरीर को ऊर्ध्व की तरफ लेके जाना, ये उसका काम है। जब सो जाते हैं तो वो ऊर्ध्व का इस प्रकार से ऊपर लेके जाना बंद हो जाता है या रुक जाता है। और फिर ये नहीं होने के जरिए हमें भारीपन लगता है। अब आयुर्वेद में अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति तत्पर हो तो ही वो इस प्रकार के सोच सकेगी, नहीं तो नहीं सोच सकेगी। इससे भी अजीब उदाहरण है, when we break with clutch and without clutch. कोलटकर सर के बंधु वामन कोलटकर, उनको उनके पिता ने, कोलटकर सर के पिता ने छठे बरस के थे तभी वेदाध्ययन में डाल दिया। फॉर्मल एजुकेशन में डाला ही नहीं। 12 बरस उन्होंने वेदाध्ययन किया। लेकिन फिर फॉर्मल एजुकेशन में आ गए, 11वीं की परीक्षा बाहर से दे दी। फिर मैथमेटिक्स में उन्होंने एमए किया, और उपजीविका जो चलाई वो गणित के क्लासेस पर चलाई। अब उन्होंने उनके बेटे को समीहन जो है उसको ऐसे ही छठे बरस में वेदाध्ययन में डाल दिया। उसने वेदाध्ययन पूरा किया, लेकिन वो उसने कहा कि मुझे फॉर्मल एजुकेशन में आना ही नहीं है इस प्रकार से। मैं इसी में संतुष्ट हूँ। जनरली ये लोग भिक्षुकी करते हैं, यानी कि पौरोहित्य करते रहते हैं, और उसके जरिए ये चलाते हैं, उपजीविका चलाते हैं। लेकिन उसको उसमें भी दिलचस्पी नहीं। हाँ, तो फिर वो उसी प्रकार से आगे चलते रहा। तो फिर पढ़ाते रहे ना, उसमें आमदनी कम है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। लेकिन वो उसके लिए तैयार था, वो कोई पैसे का सवाल नहीं है। मुझे इसमें दिलचस्पी है, पढ़ाने में दिलचस्पी है, तो मैं पढ़ाता रहूंगा, मैं पौरोहित्य भी नहीं करूंगा इस प्रकार से। और उसी प्रकार से वो कर रहा है, अभी भी कर रहा है। लेकिन जिसने इस प्रकार का फॉर्मल एजुकेशन लिया ही नहीं है, उनको अगर हम कुछ समस्या बताते हैं तो उनका समाधान वो अपने तरीके से देते हैं, जो काफी अलग होता है। तो इनकी एक खासियत है। इस प्रकार के जो लोग रहेंगे जिन्होंने ट्रेडिशनल शिक्षा ली ली है और आधुनिक कुछ भी सीखा नहीं है, शाला में गए ही नहीं है इस प्रकार से, उनकी सोच काफी अलग होती है, काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की होती है। और इसलिए ये तत्परता जो है उसी में लग जाना, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और क्रिया, उस प्रकार से क्रिया करते रहना, जो भी सीखा है उसी के आधार पर आगे बढ़ते रहना, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो ये अगर बातें होती रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो आज यहाँ रुकते हैं, काफी काम प्रॉब्लम कम हो गया, ये जूम का जो है वो दूसरे तरीके से उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। कल जूम में ही मीटिंग होगी, और उसके एक अलग लिंक रहेगी। जब ये यूट्यूब लाइव करेंगे तो वो आज लिंक भेज देंगे, तो सभी वो भी लिंक साथ में रखो। जो व्यक्ति 100 के बाद आएंगे रजिस्ट्रेशन, उनके लिए जूम लिंक पर जाना पड़ेगा। और फिर कल का लेक्चर सुन सकेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने आप में से रजिस्ट्रेशन किया होगा। जिन्होंने किया नहीं और करना चाहते हैं वो आज भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और
जरूर इसमें शामिल हो जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शक्ति जंघा संज्ञा कहाँ से कहाँ तक दी गई है, ये अलग सवाल है। तो फिर आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।